कार दोस्तों, हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम क्या है। डिस्कस द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक है, ये इसमें पूछा है। तो सेक्शन 19 आपके एक्ट का प्रोवाइड कराता है कि जब भी आपकी कंसोलिडेशन आपकी स्कीम बनेगी तो कुछ उसकी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो आपको कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी? तो जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ टेनर होल्डर के पास जो भी है ना, वो आपको सिक्योर करने पड़ेंगे राइट जब लैंड आप अलॉट कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो कोई उसने अमाउंट जो है पब्लिक पर्पज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको हम घटा के बाकी सारे राइट्स एंड लायबिलिटी को सिक्योर करेंगे। ठीक है, वैल्यू जो आप प्लॉट जो दे रहे हैं उसकी वैल्यू जो आपने जो पहले प्लॉट होल्ड करते थे उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आप देंगे। ठीक है, उसी वैल्यूएशन का प्लॉट आप देंगे। अगर आप जो है डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन ले लेते हैं तो आप 25% से ज़्यादा के डिफरेंस में प्लॉट अलॉट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका एक प्लॉट 1000 रुपये का है और उसका 25% आपका हो गया 250 रुपया, तो आप जो है क्या कहते हैं 1300 तक का प्लॉट नहीं दे पाओगे। 1300 तक का प्लॉट आप जब दोगे जब आप जो है किसके परमिशन लोगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन आप लोगे या डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन आप लोगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन दे रखा है तो आप डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन पे याद रखिएगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन अगर परमिट कर देते हैं तब आप जो है 25% से ज़्यादा के डिफरेंस की ज़मीन ले सकते हो। अदरवाइज डिफरेंस जो लिमिट की गई है वो 25% का ही डिफरेंस होना चाहिए। अब जो कंपनसेशन इस एक्ट के अंतर्गत जो डिटरमिन की जाएगी वो टेन्योर होल्डर को आपका ट्री वेल्स या अदर इम्प्रूवमेंट जो भी देख बाग के ली जाएगी कि उसने जो वो ओरिजिनली होल्ड करता था उसी प्रकार से उसको उस लैंड के हिसाब से उसको क्या कर दिया जाएगा, उसी पर्पज़ के हिसाब से उसको कंपनसेशन उसको दे दी जाएगी। और जो भी कंपनसेशन इस मान लीजिए कोई भी ज़मीन जो गांव सभा या किसी भी लोकल अथॉरिटी की, ठीक है, या कोई भी डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, अगर आप उस पर डेवलपमेंट भी करा देते हो कोई भी, ठीक है, तो वो जो आपने डेवलपमेंट कराई है उस गांव सभा या जो भी आपकी जो लोकल अथॉरिटी की ज़मीन है, ठीक है, और वो अगर आपको अलॉट की गई है तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो भी क्या कहते हैं प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए हैं आप स्टेटमेंट और प्रिंसिपल को उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेनर होल्डर की क्या है कि टेनर होल्डर को एक कॉम्पैक्ट एरिया दे दिया जाएगा। ठीक है, किस एरिया का दिया जाएगा, वेयर ही होल्ड्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग। मान लीजिए 4 होल्डिंग है उनकी, एक है 5 बीघा की, एक है 1 बीघा की, एक है 2 बीघा की, एक है 3 बीघा की। तो जो सबसे अधिक जो 5 बीघा वाली ज़मीन है उसी के साथ आप जो है अटैच करके प्लॉट आप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेनर होल्डर 3 से ज़्यादा चेक उसको अलॉट नहीं किए जाएंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा चेक अलॉट करते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा राइटिंग में। ठीक है, जो कंसोलिडेशन आप बनाते हैं वो सिर्फ इस वजह से आपका इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि भैया 3 से ज़्यादा इनको चेक अलॉट कर दिए गए, उसके लिए कुछ और चीज़ भी देखनी पड़ेगी आपको। जो टेन्योर होल्डर है आपका, जिसको आप प्लॉट आप अलॉट मतलब जिसको प्लॉट किया जाना है अलॉट, ठीक है, और उस पर कोई भी प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन या कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी उस एरिया में विसिनिटी में कोई भी आपका जो भी आपकी मतलब उसी वैल्यू का मान लो, जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन लगा रखी है, कोई भी इम्प्रूवमेंट बना रखे हैं, तो उसी विसिनिटी में उसी वैल्यूएशन का प्लॉट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, टेनर होल्डर को वो चेक आपका जो अलॉट किया जाएगा वो किसकी कन्फर्मिटी में होगा, जो आपका रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर है उसकी मतलब उसकी कन्फर्मिटी के साथ होगा। ठीक है, और जो भी रेक्टेंगुलेशन यूनिट्स हैं मतलब जो भी चक की जो भी नियम हैं वही सारे फॉलोड अप होंगे। सिंपल बात ये है। ठीक है, अब जो श्रीमती राम साजी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सुल्तानपुर के केस में ये हुआ था, ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया था
कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सिर्फ एक बेसिस या एक कंडीशन पे आपका ऑर्डर पास नहीं करेगा, वो सारी कंडीशंस को उसको देखना पड़ेगा। अगर वो कोई भी ऑर्डर एक कंडीशन को देख के करता है और सारी कंडीशंस को इग्नोर कर देता है, तब ऐसे ऑर्डर को आप सेट असाइड कर सकते हैं। तो ये आपका एसएमटी राम साजी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सुल्तानपुर के केस में आपका बोला गया था। अब क्वेश्चन है आपका कि जो प्रोविज़न है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 का, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग एंड कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम, कि जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम की मीनिंग क्या है और उसकी कन्फर्मेशन क्या है। ठीक है, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम की, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। और प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम होती क्या है, ठीक, क्या चेंजेस पॉसिबल है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम में, अगर है तो कब और मतलब किसके द्वारा। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम्स होती हैं, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम एंड फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम। तो सेक्शन जो 90 क्लॉज 2 है आपका कंसोलिडेशन स्कीम से रिलेटेड है, वो ये बताता है कि जब तक आप कोई फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम नहीं बनाते, तो उससे पहले आप प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बना सकते हैं। यानी कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम और फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम इसलिए बनाई जाती है कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम से आप प्रोविज़न बना देते हो कि ऐसे ऐसे करके भैया चकबंदी होगी। अब आपको फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, कोई करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप टाइम बाय टाइम जो है चेंज कर देते हो। अब चेंज कौन करता है, तो भी कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, तो आप राय मशवरा किससे लेते हो, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और कमेटी से आप जो है राय मशवरा लेते हो। तो आपकी 4 अथॉरिटी आप ध्यान रखिएगा। एक होती है अथॉरिटी सेटलमेंट ऑफिसर, जो कि कंसोलिडेशन ऑफिसर से ऊपर होती है, जो सबसे ऊपर होती है। उसके बाद आपकी होती है कंसोलिडेशन ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर के बाद कंसोलिडेशन ऑफिसर। तीसरी आपकी होती है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, और चौथी जो होती है कंसोलिडेशन कमेटी। ये चारों पॉइंट आप क्रम वाइज याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जो भी चीज़ कंसोलिडेशन कमेटी बनाएगी वो आपका एसीओ सुनेगा, एसीओ जो बात कहेगा वो कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास जाएगी, वो उस पर फाइनल से रखेगा। जो कंसोलिडेशन ऑफिसर ने आपका डिसाइड कर दिया है तो उसके खिलाफ अपील आप एसओ के पास जाके, यानी कि जो आपका सेटलमेंट ऑफिसर है उसके सामने जाके कर सकते हो। तो ये आपका भैया हायरार्की है, ये आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जो भी प्रिपरेशन करने का प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का ये पर्पज़ है कि भैया आप जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि कैसे कैसे कंसोलिडेशन ऑफिसर ऑपरेशन आपका कैरिड आउट होगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको बुलाना है, कोई भी नेसेसरी चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप जो है नेसेसरी चेंजेस कर सकें। इस वजह से प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनाई जाती है कि आप जो है उसको फाइनल रूप तब दोगे जब आप कोई नेसेसरी करेक्शन जो रिक्वायर्ड है आप वो कर लेते हो। क्योंकि देखो ह्यूमन एरर तो एक मेयर पॉसिबिलिटी है ना है, तो इसी वजह से उस मेयर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का प्रोविज़न बनाया गया है। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम देखिए 19A1 में ये प्रोवाइड किया गया है कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम वो प्रिपेयर जो की जाएगी वो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। अब वो किसकी कंसल्टेशन में होगी, कंसोलिडेशन कमेटी की कंसल्टेशन में होगी। किसकी कंसल्टेशन में होगी, कंसोलिडेशन कमेटी की कंसल्टेशन में। मैंने बोला था असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर किसके कंसल्टेशन के साथ करेगा, कंसोलिडेशन कमेटी की कंसल्टेशन के साथ करेगा। तो ये आपका प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के प्रिपरेशन के बारे में बता दिया। अब कोई भी प्रॉपर्टी मान लो स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड है या गांव सभा में बेस्ड है या किसी भी लोकल अथॉरिटी में बेस्ड है, मतलब वो उसको निहित है, तो उसको भी आप कंसोलिडेशन करा सकते हो और प्राइवेट पर्सन को आप अलॉट कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा हम UPZALR के दौरान भी देख चुके हैं कि टेन्योर होल्डर को ट्रांसफरेबल राइट नहीं दिया जाता है ऐसी प्रॉपर्टी पे, जबकि उनको असामी की तरह अपॉइंट कर लिया जाता था UPZALR में भी। तो यही सेम यहाँ उनको कंसोलिडेशन के लिए अलाउ तो कर दिया है प्राइवेट पर्सनस को, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अलाउ किया गया है। ठीक है, ऐसी ज़मीनों पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट, गांव सभा या लोकल अथॉरिटी की ज़मीन है। अब पब्लिकेशन कैसे होगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का, और आप रिसीप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन कैसे सुनेंगे, ऑब्जेक्शंस को कैसे सुनेंगे। तो सबसे पहले जब आप प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम प्रिपेयर करते हो
तो जो आपका एसीओ होता है यानी कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है, वो टेन्योर होल्डर को नोटिस भेजेगा, ठीक है। और जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है मतलब उससे रिलेटेड, ठीक है, उनको नोटिस भेजेगा कि भैया हमने जो है प्रिपरेशन कर ली है कंसोलिडेशन स्कीम, ठीक है। तो जो भी आपकी जो है प्रिपरेशन कर ली है, अब ये नोटिस भेजेगा, नोटिस के बाद वो पब्लिसाइज कर देगा। अब जो टेन्योर होल्डर है इनके पास दो दो समय है। देखो, एक तो जब आपका ये रिसीप्ट भेज रहा है, नोटिस भेज रहा है, उसके 15 दिन के अंतर्गत आप कर दो, या फिर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उसके 15 दिन के अंतर्गत आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। तो जो भी टेन्योर होल्डर या पर्सन जो इंटरेस्टेड हैं वो क्या कहते हैं, 15 डेज़ के अंतर्गत, जब आपका नोटिस भेजा गया उसके 15 डेज़ के अंतर्गत, या जब से आपका पब्लिकेशन हुआ है उसके 15 डेज़ के अंतर्गत आप एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। वो किसके सामने फाइल करोगे? दो, इसमें दोनों अथॉरिटी बता रखी हैं। या तो आप असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने कर सकते हो, या आप जो है कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने कर सकते हो। कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने कब करोगे? जब डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद आप करते हो, और जब नोटिस के बाद करते हो तो आप असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने करोगे, ठीक है। आप दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, ये आपके पास लिबर्टी है, ठीक है। अब जो भी मान लो ऑब्जेक्शन मान लो कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने आया या असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने आया, ठीक है, तो जो भी उन्होंने मान लो रिसीव किया है, और वो जो ऑब्जेक्शन रिसीव किया है आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन किया है, यानी कि 15 दिन के बाद आपका ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है, ठीक, तो वो जो है अगर 15 दिन के बाद हुआ है तो वो किसको भेज देंगे? जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर अगर रिसीव करते हैं तो वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को भेज देंगे कि आप बताइए इसमें क्या करना है, क्योंकि इन्होंने पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो इन्होंने एक्सीड कर दिया। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर वो क्या करेगा? वो करेगा डिस्पोज, ठीक है। और ऑब्जेक्शन रिसीव्ड जो किए हैं उसने, पार्टी जो भी कंसर्न है उनको नोटिस भेजेगा, और या जो भी आपका कंसोलिडेशन कमेटी है दोनों को आपका नोटिस भेजेगा कि भैया मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप आ जाइए और आप इस पर कुछ कहिए। अगर वो नहीं आते तो वो ऐसे ही पास कर देगा, अगर वो आ जाते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो किस किस को नोटिस भेजेगा? पार्टीज कंसर्न को, कंसोलिडेशन कमेटी को। अब कोई भी पर्सन अगर एग्रीड होता है किसके ऑर्डर से? कंसोलिडेशन ऑफिसर के ऑर्डर से एग्रीड होता है, तो वो किसको फाइल करेगा? वो सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन को फाइल करेगा। मैंने बताया कि कंसोलिडेशन ऑफिसर से ऊपर कौन होता है? सेटलमेंट ऑफिसर होता है। तो आप उस पे जो है 15 दिन के अंतर्गत आप अपील फाइल कर दोगे, ठीक है। 15 दिन कौन सी डेट से? जिस डेट से आपका जो है ऑर्डर आपका मेड आउट किया गया है कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा, उसी दिन से आप 15 दिन के अंतर्गत सेटलमेंट ऑफिसर पे जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। और जो सेटलमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा उसका डिसीजन भैया फाइनल होगा, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। और एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के द्वारा दूसरी कुछ चीज़ प्रोवाइडेड है तब अलग बात है, अदरवाइज सेटलमेंट ऑफिसर का जो डिसीजन है दैट शैल बी द फाइनल डिसीजन। अब जो है आपका चेंजेस इन द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम, मान लो आपने ऑब्जेक्शन देखा और आप चाहते हो, आपको लगता है कि कंसोलिडेशन स्कीम में जो है चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? 21 क्लॉज 4 में बताया गया है, अगर कोर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन ऑब्जेक्शन, जब आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन सुन रहे हो उस दौरान, या फिर आप अपील के दौरान, अब कंसोलिडेशन ऑफिसर तो ऑब्जेक्शन सुन रहा था, तो उसके केस में आपका डिस्पोजल ऑफ एन ऑब्जेक्शन के बारे में बात कही गई है। अब सेटलमेंट ऑफिसर भी कर सकता है जब वो अपील को हियर कर रहा है, तो इसमें दोनों अथॉरिटी के बारे में बोल रखा है कि इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन ऑब्जेक्शन, तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी होगी? कंसोलिडेशन ऑफिसर। और और अगर हियरिंग ऑफ एन अपील, तो आपकी अथॉरिटी कौन सी है? सेटलमेंट ऑफिसर। तो अगर उनको ये लगता है कि मटेरियल इनजस्टिस हो जाएगा नंबर ऑफ टेन्योर होल्डर्स को, अगर आपने प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को इफेक्ट में लाया, तो यानी कि अगर प्रोविजनल कंसोलिडेशन इफेक्ट स्कीम के हिसाब से आपने काम किया तो कुछ टेन्योर होल्डर को मटेरियल इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि भैया जो है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम में कुछ नेसेसरी चेंजेस लाए जाएं, या तो नेसेसरी चेंजेस लाए जाएं या दोबारा अफरेस बनाई जाए, ठीक है। या तो आप नेसेसरी चेंजेस ला सकते हो या अफरेस बना सकते हो, एक नई प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बना सकते हो, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सा मटेरियल इनजस्टिस हो जाता है वो भी देखते हैं। वो मटेरियल इनजस्टिस ये हो सकता है कि कोई भी फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द टेन्योर होल्डर ऑफ द यूनिट
पॉसिबल नहीं हो पा रही है, कि उनको जो है फेयर और प्रॉपर अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है टेनर होल्डर को, ये आपका मटेरियल इनजस्टिस है, ठीक है। और बिना आप प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को रिवाइज किए उनको वो फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं कर सकते, ये आपका मटेरियल इनजस्टिस माना जाएगा, ठीक। तो इसमें यही कहा गया है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, या तो भैया उसको रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज इन द सेंस उसमें कोई चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस अगर आप ब्रॉट आउट करना चाह रहे हो, ब्रिंग आउट करना चाह रहे हो, तो आप ला सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि अफ्रेश नई बनानी है तो आप नई भी बना सकते हो, जो भी आपका लॉफुल होगा, इट शैल बी लॉफुल, ठीक है। अब लॉफुल कब होगा, जब आप इस चीज़ को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कौन कौन करेगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर करेगा, ठीक है। कैसे करोगे आप रिकॉर्ड, पहले तो टेनर होल्डर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, जब उनको सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा उनकी क्यों वो चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है। जब उनको आप टेनर होल्डर को सुनोगे तो टेनर होल्डर को सुनने के बाद जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो केस जो है रिमांड कर देगा। रिमांड मतलब होता है, रिमांड बैक करना होता है, केस को भेजना, सारी डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट आपने सुनी है टेनर होल्डर्स की या जो भी कंटेंशन है, उनको सुनने के बाद आप रिमांड बैक कर देते हो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को, जो कि आपसे निचली अथॉरिटी है। तो वो उस डायरेक्शन पे जो आपका कंसोलिडेशन ऑफिसर ने आपकी ग्रांट करी हैं उस पे वो भैया जो है नेसेसरी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। अब सेटलमेंट ऑफिसर किसको रिमांड बैक करेगा, सेटलमेंट ऑफिसर आपका कंसोलिडेशन ऑफिसर को रिमांड बैक करेगा कि भैया आप टेनर होल्डर को सुनिए, ठीक है। और टेनर होल्डर को सुनने के बाद या तो वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को रिमांड बैक कर देगा क्योंकि वो भी तो उसकी निचली अथॉरिटी है, या वो जो है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, जो उसको उचित लगता है उन दोनों में से किसी को वो भेज सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है इन डायरेक्शंस के साथ नेसेसरी चेंजेस रिवाइज कर दीजिए कंसोलिडेशन स्कीम्स को, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को, ठीक है। अब ये तो आपका चेंजेस के बारे में बात हो गई। अब दूसरी बात होती है आप कंफर्म कर देते हो, मान लो कि हाँ भैया प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो बनाई गई है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सेक्शन 23 में प्रोवाइड किया गया है कि जो सेटलमेंट ऑफिसर है कंसोलिडेशन का वो कंफर्म कर देगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। अगर कोई भैया जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है, मान लो 15 दिन का जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है उसके दौरान आपका ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ है, तो सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन कह देंगे कि स्कीम बिल्कुल ठीक है, इसको कंफर्म कर दिया जाता है। या फिर ऑब्जेक्शन तो फाइल किए गए हैं लेकिन जो मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन जो ज़रूरी थे, ठीक है, वो हो चुके हैं और ऑर्डर उसके यहाँ पे पास हो गया है और उसी हिसाब से चेंजेस ब्रॉट आउट कर लिए गए हैं, तो आप जो है सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन वो उसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो भी प्रोविजनल कंसोलिडेशन जो भी आपकी कंफर्म कर दी गई है उसको हम यूनिट में पब्लिश कर देंगे, ठीक है, जैसा भी इस एक्ट में प्रोवाइडेड है, क्योंकि हमको पता ही है कि सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन का डिसीजन शैल बी फाइनल। तो यही बात कही गई है कि द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम सो कंफर्म्ड शैल बी पब्लिश्ड इन अ यूनिट एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइनल, वो फाइनल मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ आपकी ख़त्म होती है, धन्यवाद।